हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर्स डिलीजेंट क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री से की थी, जिसके 8 चैप्टर्स को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और अभी चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये जो सेशन रहेगा ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। चलिए शुरू करते हैं। एज यू ऑल नो, इस चैप्टर का नाम है क्लासिक एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। हिंदी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक है, इसमें हमें टोटल जो है 18 टॉपिक्स कवर करने थे, इंक्लूडिंग सब टॉपिक्स, और उसके अलावा एक्स्ट्रा में कुछ इमेजेस हैं, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूंगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, चलिए वहां चलते हैं डायरेक्ट, है ना। तो ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, यानी बुद्धिज्म रिलीजन जो फैला है उससे रिलेटेड चीजें हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वाज कनिष्का हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स अगो। यानी जो कुशाना जो रूलर था, ठीक है, कुशाना रूलर में सबसे ज्यादा फेमस कौन था? कनिष्का नाम का एक राजा था, वो बहुत फेमस था, जिन्होंने तकरीबन 1900 साल पहले हुकूमत किया था। हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स अगो। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है, ही ऑर्गेनाइज्ड ए बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट मैटर्स। उसने क्या किया था, कनिष्का ने क्या किया था, जो कि कुशाना रूलर था, उसने बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे जो स्कॉलर्स होते थे, जो जानकार होते थे, समझदार लोग जो होते थे, वो इकट्ठा होते थे, मिलते थे, मुलाकात करते थे एक दूसरे से और डिस्कस करते थे। मतलब कुछ डिस्कशन होती थी इंपॉर्टेंट मैटर्स पे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अश्वघोष, ए पोएट हु कंपोज्ड ए बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, द बुद्धा चरिता लिव्ड इन हिज कोर्ट। यानी अश्वघोष की बात हो रही है कि अश्वघोष एक कवि था, एक पोएट था, जिन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी को कंपोज किया था, उसकी रचना की थी, उसको लिखा था। इसका नाम क्या था? द बुद्धा चरिता। तो वो भी कनिष्का के कोर्ट में ही रहता था। अश्वघोष, अ पोएट हु कंपोज्ड ए बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा चरिता लिव्ड इन हिज कोर्ट। आगे अश्वघोष के बारे में बताया जा रहा है, अश्वघोष and other Buddhist scholars now began writing in Sanskrit। यानी अश्वघोष तो एक हो गया, उसके अलावा दूसरे भी जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने अब संस्कृत लैंग्वेज में लिखने की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5। A new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism now developed। ये उस वक्त की बात हो रही है जिस वक्त में एक नया तरीके का बुद्धिज्म रिलीजन में चेंजेस देखने को मिल रहा था, जिसको महायाना बुद्धिज्म के नाम से जाना गया। ठीक है, एक नया फॉर्म देखने को मिला, एक नया रूप। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स। अर्लियर द बुद्धा's प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। और इसमें दो अलग मुख्तलिफ फीचर्स थे। शुरू में क्या होता था कि बुद्धास का जो प्रेजेंस था, उनकी मौजूदगी को, ठीक है, एक स्कल्पचर में कुछ सर्टेन साइंस से दिखाया जाता था, कुछ सर्टेन सिंबल से कह सकते हैं, उससे दिखाया जाता था, डिनोट किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6। फॉर इंस्टेंस हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट वाज शोन बाय स्कल्पचर्स ऑफ द पीपल ट्री। यानी कि मिसाल के तौर पर आप देखें कि उनका जो अटेनमेंट है, एनलाइटनमेंट का जो अटेनमेंट है उनका, वो शोन बाय, उसको किस तरह से दिखाया जाता था? उसको दिखाया जाता था एक स्कल्पचर पे पीपल ट्री के जरिया, कि हाँ वहां पे वो उनको एनलाइटनमेंट मिला था। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है, नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वर मेड, मेनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा व्हाइल अदर्स वर मेड इन तक्षशिला। ठीक है, तो अब क्या है, जो स्टैचूज बन रही थी बुद्धा की, ठीक है, तो उसमें से कई तो मथुरा में बनती थी और कुछ जो है तक्षशिला में बनती थी। यहाँ पर दाईं तरफ आप देख सकते हैं इमेज, ये मथुरा का इमेज है, फिगर ऑफ बुद्धा एट मथुरा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि तक्षशिला में कौन सा इमेज कैसा है वहां पे, ये देखें। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। उससे पहले आप इमेज देख लें यहाँ पे, फिगर ऑफ बुद्धा एट तक्षशिला। तो इसमें आप डिफरेंस देख पा रहे हैं थोड़ी बहुत भी। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 8 है, द सेकेंड चेंज वाज अ बिलीफ ऑफ बोधिसत्वाज। तो दूसरा चेंज जो था कि उनका जो बिलीफ था, जो यकीन था बोधिसत्वाज में, वो थोड़ा सा तब्दील हुआ, वो थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है। 9th पॉइंट है, these were supposed to be persons who had attained enlightenment. Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditate in peace. ठीक है, तो उसमें ये माना जाता था कि अगर कोई इंसान को अगर एनलाइटनमेंट मिला, तो एक मरतबा अगर उसको एनलाइटनमेंट अटेंड कर लिया वो, तो उसको पूरी तरह से आइसोलेशन कहते हैं
कि जब आप लोगों से हट करके अकेले रहते हैं बिल्कुल, ठीक है, तो वो आइसोलेशन की जैसी सिचुएशन होगी। और मेडिटेट करना है यानी ध्यान करना है बिल्कुल शांति में, इन पीस। ओके, इसका अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। यानी फिर उन्होंने क्या चुना कि मतलब उस चीज को करने के बजाय उन्होंने ये चुना कि वो जो है लोगों के बीच में रहेंगे और लोगों को पढ़ाएंगे, लोगों की मदद करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11th पॉइंट है, द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लैटर टू कोरिया एंड जापान। तो बोधिसत्वा का जो पूजा था, वर्शिप ऑफ बोधिसत्वा जो था, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता चला गया और धीरे धीरे करके ये सेंट्रल एशिया में फैला, चाइना में फैला और बाद में जाके ये कोरिया और जापान में भी फैला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 12, बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in. बुद्धिज्म जो है ये वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में भी फैला, जहां पर आपको जो है मिलेगा मतलब दर्जनों की तादाद में, आपको 1 डजन में 12 पीस होता है, राइट। तो दर्जनों के तादाद में, मतलब डजन अगर है मेंशन यानी 12 या 24, इस तरह से आप उससे ज्यादा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको दर्जनों में केव्स मिलेंगे, गुफा मिलेंगे, जिसको पहाड़ी को कट करके बनाया गया है, जहां पर मॉन्क्स रहते थे। ठीक है, 13th पॉइंट है, सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द किंग्स एंड क्वींस, अदर्स बाय मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो केव्स बनाए गए थे ये राजा या रानी के ऑर्डर पे बनाए गए थे, और कुछ तो ऐसे भी हो सकते हैं कि वो सौदागरों यानी जो बिजनेसमैन थे या जो कुछ किसान थे उनके जरिए बनवाए गए थे। ठीक है, ओके। 14th पॉइंट है, दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट। अब ये यहाँ पे हिस्ट्री में ज्योग्राफी की चीज आ गई, वेस्टर्न घाट या पासेस वगैरह ये सब हम लोग ज्योग्राफी में और डीप में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जैसे अगर आप साउथ की तरफ, अगर आपका मैप, अगर इंडिया का मैप आपके जहन में है, तो जो साउथ वाला जो इलाका है, तो उसमें केरला के ऊपर साइड में, मतलब उसके थोड़ा सा आसपास ही आप अभी फिलहाल इसको ओवरऑल रफली समझ लें कि वहां पर से बिल्कुल जो कोस्ट लाइन है ना, उसी की तरह बिल्कुल शेप बनाते हुए एक घाट है, वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, और ईस्ट की तरफ में ईस्टर्न घाट्स भी है। और जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है पासेस, तो दो पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही नैरो एक रास्ता होता है जिससे गुजर कर जाया जा सकता है, उसको पासेस कहते हैं। बहुत सारे पासेस हैं, तो उनके बारे में जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो डीप में जाएंगे। ठीक है, अभी इसको मिक्स नहीं करते हैं, अभी ये हिस्ट्री ही इसको रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो 14 पॉइंट में ये था कि दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट्स। तो जिस केव्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस गुफा की हम लोग बात कर रहे हैं, वो अक्सर देखा जाता था कि वो कहाँ पर लोकेटेड होती थी, वेस्टर्न घाट्स में, पासेस के आसपास में। ठीक है, यहाँ पर आप दाईं तरफ एक केव देख सकते हैं, गुफा देख सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र में कार्ले नाम की एक जगह पर है। अ केव एट कार्ले, महाराष्ट्र। सॉरी, तो इस तरह का इमेज आप देख सकते हैं, ये कार्ले महाराष्ट्र में बना हुआ गुफा है। अभी आगे देखते हैं 15 पॉइंट, रोड्स कनेक्टिंग प्रॉस्पेरस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट विद सिटीज इन द डेक्कन रैन थ्रू दीज पासेस। ऐसे रास्ते, ठीक है, जो कनेक्ट करते हैं प्रॉस्पेरस पोर्ट। प्रॉस्पेरस हम लोग यूज करते हैं बहुत ही खुशहाल और मतलब फला फूला। ठीक है, मतलब वहाँ पे कुछ कमी नहीं है किसी चीज की। ठीक है, इस तरह के चीज को बताने के लिए हम लोग प्रॉस्पेरस यूज करते हैं। तो एक ऐसा बंदरगाह जो बहुत ही प्रॉस्पेरस था ऑन द कोस्ट पर, विद सिटीज इन द डेक्कन रैन थ्रू दीज पासेस। तो अगर डेक्कन के साथ वो जो मिल रहा है रास्ता, वो इसी पासेस के थ्रू होकर के जाता था। चलें, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 16, ट्रेडर्स प्रोबेबली halted in these cave of monasteries during their travels। तो अंदाजा लगाया जाता है कि जो व्यापारी होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो शायद इन्हीं गुफाओं में रुकते थे। these cave of monasteries के इसी गुफाओं में रुकते थे जब वो सफर कर रहे होते थे, ट्रैवल के दरमियान। ठीक है, during their travels। 17th पॉइंट है, बुद्धिज्म also spread south eastwards to Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other parts of Southeast Asia, including Indonesia। So these are the locations given कि हाँ बुद्धिज्म कैसे कैसे मतलब किस तरफ मतलब फैला। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट वर्ड्स की बात हो रही है कि बुद्धिज्म श्रीलंका में भी फैला, म्यांमार में भी, थाईलैंड, और उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा हिस्सा में भी, जिसमें इंडोनेशिया भी इंक्लूडिंग है। ठीक है, चलिए, 18th पॉइंट है, द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरावाडा बुद्धिज्म वाज मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज।
तो इन सब एरियाज के जो बारे में हम लोगों ने पढ़ा इसके जस्ट पिछले पॉइंट में, यहाँ पर ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जिसका नाम है थेरावाडा बुद्धिज्म, ये ज्यादा पॉपुलर है। ओके, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू होता है, द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स। तो इसका मतलब ये है कि मतलब जो जैसे आप जिज्ञासा कहते हैं ना, तो जिज्ञासा वाली चीज यहाँ बताई जा रही है, द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, यानी जो तीर्थ यात्री थे उनकी जिज्ञासा के बारे में बात हो रही है। अच्छा, पहले ये समझ लें कि पिलग्रिम्स किसको कहते हैं। तो पिलग्रिम्स आर मेन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप, यानी ऐसे कोई भी मर्द और औरत जो एक सफर करते हैं, ठीक है, एक जर्नी करते हैं किसी होली प्लेस पे जाने के लिए, ठीक है, वहां पर जाकर के पूजा पाठ करने के लिए, इबादत करने के लिए, तो उसको हम लोग कहेंगे पिलग्रिम्स। ओके, ये मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती हैं। ओके, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, एज ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंट लैंड्स इन कारवान्स एंड शिप्स पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल्ड विद देम, ठीक है। तो जैसे ट्रेडर्स जो होते थे, व्यापारी जो होते थे, वो दूसरे दूसरे जमीनों पर जाते थे कारवां में और शिप्स के जरिए, तो पिलग्रिम्स भी अक्सर उनके साथ सफर करते थे। क्लियर है यहाँ तक। सेकेंड पॉइंट है, द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स फाशियान। असल में XIAN, इसको जियान भी पढ़ते हैं कई लोग, लेकिन इसको शियान भी कहा जाता है। हिंदी में तो इसको शियान कहेंगे, फाशियान। तो आप अगर फाशियान कह रहे हैं तो भी ठीक है, फाजियान कह रहे हैं तो भी ठीक है, मतलब अगर मैं गलत हूं तो आप सही इसको पढ़ लें, ठीक है, माफी चाहेंगे। चलें, फाशियान हु केम टू द सबकॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स अगो। अच्छा, ये भी चाइनीज है। शुआन सैंग, okay, who came around 1400 years ago, and Ai Qing, who came about 50 years after Xuanzang। तो इसमें जैसे हम लोग ने बात की कि कुछ पिलग्रिम्स भी उन व्यापारियों के साथ सफर करते थे, तो सेकंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि कुछ बहुत ही बेहतरीन जाने माने जो मतलब फेमस जो हुए थे, जिनको मतलब लोग जानते हैं अभी भी, तो उसमें से चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, यानी चाइना के रहने वाले बुद्धिस्ट तीर्थयात्री। सबसे पहला नाम है फाशियान का, जो यहाँ पर लगभग 1600 साल पहले आया था, ठीक है। उसके बाद 1400 साल पहले, यानी फाशियान के आने के 200 साल के बाद शुआनज़ैंग आया था, ठीक है। उसके बाद आई क्विंग आया था, जो लगभग शुआनज़ैंग के 50 साल के बाद आया था। तो ये चीज इसमें बताई जा रही है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि फाशियान जो है कैसे वापस पहुंचा चाइना में, ठीक है। बड़ी तकलीफ हुई थी उसको, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। चलें, तो अभी फिलहाल इसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, they came to visit places associated with the life of the Buddha as well as famous monasteries। तो वो यहाँ पर क्यों आते थे? वो आते थे कि जो फेमस प्लेसेस था, ठीक है, जो बुद्धा से एसोसिएटेड या बुद्धा के लाइफ से एसोसिएटेड जो प्लेसेस था, उनसे रिलेशन रखने वाला जो प्लेसेस था, ठीक है, उन सब जगहों को देखने के लिए, समझने के लिए, और फिर फेमस मोनास्ट्रीज के लिए वो यहाँ पर आते थे। ओके, यहाँ पर देखते हैं पॉइंट नंबर 4, Each of these pilgrims left an account of his journey। यानी जितने भी तीर्थयात्री आते थे वो एक अकाउंट छोड़ के जाते थे, यानी वो लिखते थे कि जो भी उनका सफर में रहा, अच्छा बुरा जो भी, वो उसको मेंशन करते थे अपने सफर को। इसके बाद अगला पॉइंट है, they wrote of the dangers they encountered on the travels which often took years of the countries and the monasteries that they visited and the books they carried back with them। तो उन्होंने ये भी चीजें लिखी हैं कि क्या क्या खतरे उनको पेश आते थे सफर के दरमियान, ठीक है, उनको कई साल भी लग जाते थे। ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनास्ट्रीज दैट दे विजिटेड, जहां पर वो गए हैं, ठीक है, जिस कंट्री में, जिस मोनास्ट्रीज के लिए, उसके बाद वापस आने में उनको काफी वक्त भी लगता था, और जो बुक्स वो कैरी करते थे, इन सब के बारे में भी वो लोग मेंशन करते हैं अपने अकाउंट में। तो इसको हम लोग डिटेल्स में भी आगे जानेंगे। पॉइंट नंबर 6 है, शुआनज़ैंग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, यानी नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया के जरिए, ठीक है, ये चाइना गया बाय लैंड रूट, ठीक है, यानी जमीन के रास्ते से। इसने क्या क्या कैरी किया था? बुद्धा के स्टैचू को कैरी किया था, जो कि गोल्ड से भी बना हुआ था, सिल्वर से भी बना हुआ था वैसा स्टैचू, फिर एक ऐसा भी जो सैंडलवुड से बना था, और इसके अलावा 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स वो साथ में लेके गया था, जो कि लगभग 20 घोड़ों पर लदा हुआ था, ठीक है। तो अभी हम लोग शुआनज़ैंग के बारे में पढ़ रहे हैं, शुआनज़ैंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरे पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी इसका सुनिए, इसका कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स खो गया था, देखते हैं आगे। 7th पॉइंट है, ओवर 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स वर लॉस्ट व्हेन द बोट ऑन विच ही वाज क्रॉसिंग द इंडस कैप्साइज्ड, ठीक है। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। तो जो हम लोगों ने बात की ना पिछले पेज में यहाँ पे शुआनज़ैंग के बारे में, तो 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स वो लेके जा रहा था, जिसमें से 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स खो गया जब उसकी बोट जो है पलट गई थी इंडस रिवर को क्रॉस करते वक्त, ठीक है।
और उसके बाद जब वो चाइना पहुंचा तो अपनी बची हुई जिंदगी उसने किसमें गुजारी, ट्रांसलेट करने में गुजारी। जो मैन्युस्क्रिप्ट उसके पास थे ना, उसको, वो तो संस्कृत में थे, तो संस्कृत उसे आती थी शायद, तभी तो वो, और चाइनीज उसकी खुद की लैंग्वेज थी, तो वो संस्कृत को पढ़ करके चाइनीज में उसको ट्रांसलेट करता था। ठीक है, ओके। यहाँ पर अभी हम लोग फाशियान के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ फाशियान रिटर्न टू चाइना, वो चाइना कैसे रिटर्न हुआ। तो सबसे पहले क्या होता है कि उसकी जर्नी शुरू होती है बंगाल से। ओके, उसने एक शिप लिया होता है जो कि किसी मर्चेंट से, किसी बिजनेसमैन से रिलेट करता था। ठीक है, उसकी शिप में वो जाता है और आगे बढ़ता है। तो 2 ही दिन हुए थे सफर शुरू हुए कि वो लोग सब घिर गए तूफान में, मतलब समुद्री तूफान में, समुद्र के रास्ते जा रहे थे। तो इसमें क्या होता था कि जो भी मर्चेंट्स वगैरह जो भी थे उस पर सवार, वो अपने मर्चेंडाइज को ओवरबोर्ड सो एज टू लाइटन, जब वो जो भी उस पर था बोर्ड पर, यानी उस बोट पर जो भी था, तो उसको वो देख रहे थे कि कौन सा सामान फेंका जा सकता है। ठीक है, वो अपने सामानों को फेंकना शुरू करते हैं कि बोट जो है हमारी शिप जो है थोड़ी हल्की रहेगी तो डूबेगी नहीं। ठीक है, ओवरबोर्ड सो एज टू लाइटन द लोड एंड सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग, ताकि अपनी शिप को वो डूबने से बचा सकें। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं फाशियान की, क्योंकि ये भी उस पर था सवार उसी शिप में। तो जब बाकी लोग अपने कुछ कुछ सामान को फेंक रहे थे और ये अगर कुछ ना फेंके तो इसको तो बोलेगा भाई कि तुम क्यों नहीं फेंक रहे हो। ठीक है, तो फिर फाशियान भी जो है अपना कुछ सामान फेंका। ठीक है, फाशियान थ्रू अवे हिज मीगर पर्सनल बिलोंगिंग्स बट क्लंज टू हिज बुक्स एंड द स्टैचूज ऑफ द बुद्धा दैट ही हैड कलेक्टेड। तो वो जो है अपना मीगर पर्सनल बिलोंगिंग, बहुत खास जो उसका पर्सनल चीज था वो भी वो फेंका, लेकिन जो बुक्स और स्टैचूज वगैरह था उसको वो जो कलेक्ट किया था उसको वो संभाल के रखा। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6 इसी का। तो आखिर में क्या हुआ, फाइनली लगभग 13 दिन के बाद जो समुद्री तूफान था वो थमा, वो रुका। उसके बाद वो आगे बताया जा रहा है कि उसने कैसे मेंशन किया है। उसने बताया कि जो समंदर है ना वो बिल्कुल बाउंडलेस है, मतलब आप जहां तक नजर आपकी जा रही है पानी पानी आपको दिख रहा है, कहीं पर आपको कोई बाउंड्री नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर इसी का सब पॉइंट है सेकंड पॉइंट कि बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब ये बिल्कुल नामुमकिन तरह है, इम्पॉसिबल की तरह है कि ईस्ट किधर है वेस्ट किधर है। ठीक है, आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किन चीजों को, सूरज को, चांद को, सितारों को और उनके मोशंस को, उनकी गति को आप बस ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर से भी अगर अंधेरा है और बारिश का मौसम है तब तो फिर बड़ी मुश्किल है, फिर आपको हवा के रुख की दिशा में आगे बढ़ते रहना होगा। ठीक है, इफ इट इज डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज टू स्टीयर बाय द वाइंड। ओके, चलें तो इसका आखिरी 7th पॉइंट देख लेते हैं। जो फाशियान था जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, फाशियान को लगभग 90 दिन लग गए, 90 दिन से ज्यादा लग गए एक्चुअली में जावा पहुंचने में, जहां पर उसने लगभग 5 महीने का वक्त गुजारा और उसके बाद दूसरे मर्चेंट शिप में सवार होकर के वो फिर चाइना गया। तो इस तरह का स्टोरी था फाशियान का। ठीक है, चलिए ओके, यहाँ से न्यू टॉपिक हमारा शुरू होता है। इसका नाम है नालंदा, अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नालंदा के बारे में, नालंदा बिहार में है, तो नालंदा के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत ही एक यूनिक सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग का। ठीक है, तो शुआनजैंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडीइंग इन नालंदा बिहार, द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ द पीरियड। तो जैसे कि हम लोगों ने कुछ पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ा था, फाशियान, शुआनजैंग और आइक्विन। तो शुआनजैंग के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि शुआनजैंग के अलावा दूसरे पिलग्रिम्स भी, ठीक है, उन्होंने स्टडी करने में, नालंदा में स्टडी करने में अपना वक्त गुजारा। ठीक है, जो कि मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री था उस पीरियड का। ठीक है, अब आगे है, दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स इट। तो शुआनजैंग ने कैसे डिस्क्राइब किया उस जगह को, ये आप समझेंगे तो बेहतर होगा। तो इसका जो फर्स्ट सब पॉइंट है, द टीचर्स आर मेन ऑफ द हाइएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट, यानी जो टीचर्स थे वहां पे वो बहुत ही ज्यादा अच्छी, मतलब उनमें सलाहियत थी और बहुत टैलेंटेड थे, बहुत होशियार, समझदार और ज़हीन थे। ठीक है, फिर आगे है, दे फॉलोड द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी, और वो टीचिंग्स जो थे बुद्धा के उनको बहुत ही सिंसियरिटी से, बहुत ही संजीदगी से उनको फॉलो करते थे। और मोनास्ट्री का रूल बहुत ही सख्त था और हर किसी को उसका रूल फॉलो करना पड़ता था। आगे है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो डिस्कशंस होते थे वो सारा दिन डिस्कशंस जो है वो चलता रहता था। ठीक है, और जवान और बूढ़े सब मिल करके म्यूचुअली जो है, मतलब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग्स को देखते हुए, यानी एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे की हेल्प भी करते थे, मदद भी करते थे। आगे के पॉइंट्स में है कि जो समझदार आदमी होते थे, जो पढ़े लिखे आदमी होते थे, लर्नेड मेन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हियर टू सेटल देयर डाउट्स। तो
उनको अगर कुछ शक होता था या किसी चीज़ की जानकारी लेनी होती थी या कुछ अपना डाउट क्लियर करना होता था तो वो यहाँ पर आते थे, डिफरेंट सिटीज़ से यहाँ पर आते थे। अच्छा, अब एक मज़े की बात यह है कि अगला पॉइंट जो बताया जा रहा है कि जो गेट कीपर होता था ना, जो मेन जो डोर के पास खड़ा होता है, वॉचमैन आप कह सकते हैं, गेट कीपर, तो वो क्या करता था ना, जो भी नया लोग आ रहा है, ठीक है, तो हर इंट्रेंस से यानी जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनसे वो बड़ी डिफिकल्ट सवाल पूछा करते थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवालात किया करते थे। तो अगर जो जवाब दिया तो आप अंदर जाइए, अगर जवाब नहीं दिए तो आप वापस जाइए बाहर, ठीक है। तो ऐसा होता था कि 10 में से 2 या 3 ही जवाब दे पाते थे और 10 में से 7 या 8 बंदे ऐसे होते थे जो जवाब नहीं दे पाते थे, ठीक है। ओके, यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू हो रहा हमारा, द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इसको आप समझें। This was also the time when the worship of certain deities, which became a central feature of later Hinduism, gained in importance. तो ये वो वक्त था जब किसी खास जो है डीटीज की पूजा जो है करनी शुरू हुई थी और ये बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल फीचर था लेटर बाद के हिंदुइज्म रिलीजन का, ठीक है, जिसमें बाद में इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ गई, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट, दीज डेटीज इंक्लूडेड, और इन डेटीज में कौन कौन से इंक्लूड हैं, शिवा भी इंक्लूड है, विष्णु भी इंक्लूड है और दुर्गा भी इंक्लूड है, जो कि गॉडेसेस हैं, ठीक है। तो कई सारी गॉडेसेस हैं, उनमें से दुर्गा का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि ये सब भी डेटीज में शामिल थे, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट है, these deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. तो ये जो डेटीज हैं इनमें से कुछ का एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया गया है, जैसे शिव हैं, विष्णु हैं और दुर्गा हैं, ठीक है। इनको भक्ति के जरिए वर्शिप किया जाता था। तो ये जो आइडिया था ये उस वक्त बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, became very popular at this time. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चोजन डीटी। तो भक्ति का मतलब आमतौर पर यही समझा जाता है कि उस इंसान का सॉरी उस इंसान का जो डिवोशन है, या आप हिंदी में इसको समझ सकते हैं समर्पण है, उस पर्टिकुलर जिसको जो डेटी को उसने चुना है, ठीक है, उसके लिए जो उसका समर्पण है, जो डिवोशन है, उसको हम लोग भक्ति से समझ सकते हैं कि ये भक्ति है। ओके, चलें, फिफ्थ पॉइंट है, एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन और वुमन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। यानी कोई भी, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, ठीक है, ऊंची जात का हो निचली जात का हो, मर्द हो औरत हो, कोई भी इस भक्ति के पाथ को, इस भक्ति के रास्ते को इख्तियार कर सकता था, फॉलो कर सकता था, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है, द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता, अ सैक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज व्हिच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 11 में भी पढ़ेंगे। तो भक्ति का जो आइडिया है ये भगवद गीता में प्रेजेंट है, जो कि एक सैक्रेड बुक है, बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, पवित्र बुक है हिंदूज का, यानी हिंदू रिलीजन का, जो कि इंक्लूड है किसमें, महाभारत में इंक्लूड है, विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत। क्लियर है यहाँ तक? चलें, सेवेंथ पॉइंट है, इन दिस Krishna the god asked Arjun, his devotee and friend, to abandon all dharmas and take refuge in him, so as only he can set Arjuna free from every evil. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कृष्णा जो गॉड थे, जो गॉड हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं अर्जुन से, जो कि उनका डिवोटी भी था और फ्रेंड भी था, कि सारे धर्म को छोड़ के तुम आ जाओ मेरे पास, मेरी शरण में, ताकि हम तुमको सारी बुराइयों से आजाद कर दें, एज ओनली ही कैन सेट्स अर्जुना फ्री फ्रॉम एवरी एविल। ओके, तो ये हो गई चीजें यहाँ पे सेट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 8, दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इस तरह का जो वर्शिप का, यानी इबादत का, पूजा पाठ का जो शक्ल था, जो रूप था, ये धीरे धीरे करके अलग अलग कंट्री के अलग अलग हिस्सों में स्प्रेड करना शुरू हो गया, ठीक है, ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, इसका 9th पॉइंट है, those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddesses rather than the performance of elaborate sacrifices, ठीक है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो भी फॉलो करते थे भक्ति के सिस्टम को, वो बिल्कुल अपने जो डेटीज है, जिनको वो मतलब जिनकी वो भक्ति करते थे, वो उसके लिए बहुत ही समर्पित रहते थे और उनकी इंडिविजुअल यानी
अपने पर्सनल लेवल पर भी उनकी पूजा करने में वो मतलब बिलीव करते थे, विश्वास रखते थे, बजाय इसके कि वो मतलब सेक्रीफाइसेस वगैरह करें और रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करें। ठीक है, तो ये चीज थी। ओके, 10th नंबर पॉइंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ अ डिवोटी worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire। तो इसमें ये चीज बताई जा रही है कि इस सिस्टम ऑफ बिलीफ के हिसाब से, यानी ऐसा जो बिलीफ था उनका, उसके उस यकीन के सिस्टम के मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई डिवोटी अच्छे तरीके से वर्शिप करता है, पूजा पाठ करता है अपने चोजन डेटी का, जैसे कि कोई विष्णु की पूजा कर रहा है या कोई शिव की, कोई दुर्गा की पूजा कर रहा है, बिल्कुल एकदम सच्चे और पाक साफ मन से, ठीक है, एकदम विथ प्योर हार्ट, एकदम नीट एंड क्लीन दिल से, तो वो जो डेटी है वो उसके पास अपीयर होंगे जिस फॉर्म में, मतलब जिस रूप में वो चाहता है, उसको जैसा वो डिजायर करता है। ठीक है, सो ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सो द डेटी कुड बी थॉट ऑफ एज अ ह्यूमन बीइंग, लॉयन, ट्री और एनी अदर फॉर्म। वंस दिस आइडिया गेन्ड एक्सेप्टेंस, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दीज डेटीज। ठीक है, तो अगर जैसे मतलब वो आना चाहेंगे जिस तरह का, मतलब जो भक्ति जो कर रहा है जो इंसान, अगर वो चाहता है कि वो इंसान के शक्ल में आए तो वो इंसान की शक्ल में आएंगे, लॉयन के शक्ल में तो लॉयन के शक्ल में आएंगे, ट्री के शक्ल में यानी पेड़ पौधे के शक्ल में तो वो उस फॉर्म में आएंगे। तो जैसे ही ये आइडिया जो है एक्सेप्टेंस इसको मिलना शुरू हुआ, तो आर्टिस्ट जो थे, जो पेंट वगैरह अच्छा करते थे, डिजाइन वगैरह बनाते थे, तो आर्टिस्ट ने क्या किया कि बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस इन सब डिटेल्स की बनानी शुरू कर दी। ठीक है, Okay, 12th point है, because the deities were special, these images of the deity were often placed within special homes, places that we describe as temples। ठीक है, तो चूंकि deities तो स्पेशल थे, ठीक है, इसलिए उनका अगर इमेजेस, मतलब ये एक इमेजिनरी इमेजेस था, तो फिर भी वो तो था deity का, इसलिए उसको स्पेशल घरों में रखा जाता था, ऐसी जगहों पे जिनको हम लोग मंदिर कहते हैं। ठीक है, वहां पर उसको रखा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, Bhakti inspired some of the best expressions in art, sculpture, poetry and architecture। यानी भक्ति क्या करता था, ये कई सारे एक्सप्रेशंस को ये इंस्पायर करता था। सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, आर्ट के फील्ड में, कला के फील्ड में, जैसे स्कल्पचर हो गया, पोएट्री हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इन सबको भक्ति जो है इंस्पायर करता था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलें, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक यहाँ पर देख लें फिगर। ठीक है, ये एक इमेज है जो है, ये मध्य प्रदेश नाम का स्टेट जो है, वहां पर एक जगह है ईरान। तो साउंड आपको थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा, एक कंट्री है ईरान, IRAN, और ये जगह का नाम है ERAN, ईरान। ओके, ये मध्य प्रदेश में है, तो वहां से ये इमेज लिया गया है। तो दिस मैग्निफिसेंट स्टैचू इज ऑफ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ विष्णु, द वराहा और बोआर। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये विष्णु का एक स्पेशल फॉर्म है, ठीक है, जिसको वराह कहा जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पुराण्स, यानी पुराण्स के अकॉर्डिंग जो है, विष्णु क्या करते हैं, बोआर का या वराह का रूप अख्तियार कर लेते हैं, रूप धारण कर लेते हैं। किस वजह से? क्योंकि जमीन जो है डूबने वाली रहती है, तो उसको जो है रेस्क्यू करने के लिए, जमीन डूब रही होती है, अर्थ डूब रहा होता है, ठीक है, विच हैड संक इनटू वाटर, तो इस वजह से वो इसका रूप जो है धारण करते हैं वराह का। कौन है ये? विष्णु है। ठीक है, तो यहाँ पर वराह के शक्ल में विष्णु है, और जो एक लेडी आपको दिखाई दे रही होगी, तो वो लेडी जो है अर्थ है। हेयर द अर्थ इज शोन एज अ वुमन। ठीक है, चलें, अच्छा, अब भक्ति की यहाँ पर थोड़ी सी बात करता हूँ। यहाँ पे देखें कि भक्ति जो वर्ड है ना, ये संस्कृत टर्म भज से आया है, जिसका मतलब होता है टू डिवाइड और शेयर। ठीक है, और ये सजेस्ट करता है एक इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डीटी एंड द डिवोटी। यहाँ पे कोई तीसरा नहीं है। ठीक है, बस एक भक्त है और वो भक्ति जिनकी कर रहा है जिस डीटी की, बस वो दोनों हैं। ठीक है, भक्ति जो है इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स भगवत, विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड, बट ऑल्सो मीन्स वन हु पॉजेसेस एंड शेयर्स भाग, लिटरली गुड फॉर्चून एंड ब्लिस। ठीक है, तो भक्ति का मतलब ये भी है, ये मतलब भगवत की तरफ डायरेक्ट करता है इसको, और इसको ट्रांसलेट गॉड की तरह से किया जाता है, विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड या भगवान, बट ऑल्सो मीन्स वन हु पॉजेस एंड शेयर्स भाग। बट इसका ये भी मतलब है जो अपना कुछ भाग शेयर करता है। ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग ये है लिटरली गुड फॉर्चून, यानी अच्छी किस्मत, फॉर्चून या डेस्टिनी या लक, ये एक किस्मत की तरह बात हो रही होगी। ठीक है, मतलब किस्मत की जब बात हो रही होगी तो इस वर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं। तो गुड फॉर्चून यानी अच्छी किस्मत और ब्लिस। ओके, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, द डिवोटी नोन एज द भक्ता और द भागवता शेयर्स हिज और हर चोजन डीटीज भाग।
ओके, तो जो डिवोटी होता है, जो अपने डेटी की जो पूजा पाठ कर रहा है, उसको भक्त कहते हैं, और द भागवत कहते हैं, जो क्या करता है, शेयर हीज और हर चोजन डेटीज भाग, जो कि अपना डेटी का भाग शेयर करता है। ठीक है, चलें, यहाँ से न्यू टॉपिक है, और एक्चुअल में ये छोटा है टॉपिक, एक तरह का पोएम है ये। ठीक है, ए पोएम बाई अ भक्त, यानी भक्त उसको कहते हैं जो किसी डीटी की भक्ति में लगा है, उसको भक्त कहेंगे। ठीक है, most bhakti literature tell us that riches, learning and high status do not automatically ensure a close relationship with the deity. तो बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर कोई इंसान बहुत अमीर है या बहुत पढ़ा लिखा है या बहुत हाई स्टेटस का है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली उसका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, बन जाएगा बेहतरीन डेटी से। ठीक है, तो आगे बताया जा रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ अ पोएम कंपोज्ड इन तमिल बाय अपार, अ डिवोटी ऑफ शिवा हु लिव्ड अबाउट 1400 ईयर्स अगो। अपार वाज ए वेल्लाल। तो ये जो पार्ट है, कुछ हिस्सा जो दिया गया है, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे पोएम का, तो ये तमिल में कंपोज किया गया था। किसके जरिए? अपार के जरिए, जो कि शिवा का डिवोटी था। ठीक है, यानी शिवा का भक्त था, जो कि लगभग 1400 साल पहले था। ठीक है, 1400 साल पहले वो रहता था। अपार एक तरह का वेल्लाल था, अपार वाज ए वेल्लाल। तो पोएम अब यहाँ से शुरू होता है, छोटा सा हिस्सा बस दिया है यहाँ पे। द लीपर विद रॉटिंग लिम्स, द मैन हु इज रिगार्डेड एज लो बाय द ब्राह्मण, इवन द स्कैवेंजर। तो यहाँ पर जैसे इसका कुछ हिस्सा और भी देख लेते हैं। इवन दीज मैन इफ दे आर सर्वेंट्स, दैट इज डिवोटीज ऑफ हिम हु शेल्टर्स द गंगा इन हिज लॉन्ग हेयर, दैट इज शिवा, आई वर्शिप देम, दे आर गॉड्स टू मी। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे है द लीपर विद रॉटिंग लिम्स, तो इसको पूरा जो है हिंदी में एग्जैक्ट ट्रांसलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए समझना। इसको मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। ठीक है, यानी खत्म होते जो है, जो पार्ट है बॉडी का, खत्म होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नजर में, इन द आई ऑफ ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का इंसान। फिर आगे है कि कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जिंदगी चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जो है बालों में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, यानी शिव के अगर भक्त बन जाएं, ठीक है, गंगा इन हिज लॉन्ग हेयर, ठीक है, तो मैं उनकी आराधना करूंगा। ठीक है, क्योंकि वो मेरे ईश्वर के समान है। ओके, तो ये एक पोएम का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर दिया गया था, जो कि भक्त के जरिए लिखा गया था। उसका नाम था अपार, जो कि डिवोटी था शिवा का। कब ये था लिखा हुआ? ये लिखा गया था 1400 साल पहले। और अपार एक तरह का वेल्लाल था, जो कि तमिल वर्ड है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, चलें तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब टॉपिक नहीं कहेंगे, छोटा सा वर्ड का एक एक्सप्लेनेशन है। तो जो वर्ड यूज करते हैं ना हम लोग हिंदू, तो ये इंडिया की तरह ही कंफ्यूज किया गया है, मतलब कंफ्यूज रहे हैं हम लोग उस वक्त शुरू से। तो जो अरब थे और ईरानियंस थे ना, उनको ये वर्ड मतलब वो हाँ सही से बोल नहीं पाते थे, या फिर इंडस का जो उन पर इम्पैक्ट पड़ा, इंडस रिवर से तो वो वाकिफ थे, तो उनके बोलने के इसमें थोड़ा सा चेंजेस था, उनका जो तरीका था बोलने का, या उनका जो टंग ट्विस्ट होता था, तो उस वजह से ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजन में रही है। जैसे हम लोगों ने भारत और इंडिया के बारे में एक्सप्लेन हम लोगों ने देखा था कि भारत और इंडिया नाम कैसे पड़ा, उस तरह से हिंदू के बारे में यहाँ पे है कि द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस। ठीक है, ये इंडस रिवर से डिराइव किया गया है। कैसे, वो देखते हैं सेकेंड पॉइंट में। It was used by Arabs and Iranians to refer to people who lived to the east of the river. ठीक है, अगर आपको इंडस रिवर का ओरिजिन और बाकी का रूट अगर पता है, तो इंडस रिवर के जो ईस्ट साइड है वो इंडिया ही वाला इलाका है, जो प्रेजेंट अभी इंडिया है। ओके, तो अरब जो इंडस रिवर है, मतलब इंडस रिवर जो उस वक्त भी थी, तो उसके ईस्ट में रहने वालों को वो प्रीफर करते, मतलब वो रेफर करते थे इस नाम से। ठीक है, इट वाज यूज्ड बाय अरब्स, और ये जो नाम था ये अरब्स के जरिए और ईरानियन के जरिए यूज होता था उन लोगों के लिए जो इंडस रिवर के ईस्ट साइड में, यानी उत्तर साइड में रहते थे। एंड टू देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीव्स, तो इन सब चीज को वो मतलब हिंदू कहते थे। ठीक है, तो वहां पे कौन लोग रह रहे हैं, तो हिंदू है उस तरफ। ओके, लेकिन अभी के वक्त में अगर आप हिंदू कहेंगे तो इससे ये मतलब निकाला जाएगा कि आप वो शख्स हैं जो हिंदुइज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो इसलिए आप हिंदू कहला रहे हैं। ठीक है, लेकिन असल में हिंदू वर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर ये है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये हम लोग इस चैप्टर के आखिरी मतलब हिस्से में पहुंच गए हैं, एल्सवेयर में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड जीसस क्राइस्ट के बारे में। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले की बात है कि वेस्ट एशिया में क्रिश्चियनिटी का जो है इमर्ज हुआ, क्रिश्चियनिटी शुरू हुई। बेथलेहम में जीसस क्राइस्ट की पैदाइश हुई,
जो कि मतलब विच वाज देन पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, यानी उस वक्त वो रोमन एम्पायर का हिस्सा था। बेथलेहम रोमन एम्पायर का हिस्सा था उस वक्त। आगे है कि क्रिस्ट की टीचिंग में मतलब ये था कि ही वॉज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्रिस्ट टीचिंग्स वर दैट ही वॉज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया को बचाने वाले हैं वो, या आप इसको उद्धारक भी कह सकते हैं। ठीक है, चलें। He also taught people to treat others with love and trust others just as they themselves wanted to be treated। यानी उन्होंने ये भी चीज़ सिखाई कि आप लोगों से मोहब्बत से पेश आएं और एक दूसरे पर यकीन करके ज़िंदगी गुजारें, जैसे कि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ ट्रीट करें। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग मोहब्बत से पेश आएं, तो आप भी दूसरे से मोहब्बत से पेश आएं, अच्छे तरीके से पेश आएं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, Here are a few verses from Bible, the holy book that contains the teachings of Christ। तो यहाँ पर बाइबल से कुछ वर्सेस जो हैं, कुछ श्लोक जो हैं वो लिए गए हैं। ठीक है, जो कि क्रिस्ट के टीचिंग्स को उन्होंने जो चीज़ बताई थी उसको यहाँ पर ये दर्शाता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग फर्स्ट सब पॉइंट, ब्लेस्ड आर दोज हु हैव हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस फॉर दे शैल बी फिल्ड। यानी धन्य है वो लोग, ठीक है, जो हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस, यानी जो भूखे प्यासे रहते हैं अच्छे काम की वजह से। ठीक है, जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, फॉर दे शैल बी फिल्ड, यानी उनकी कामनाएं पूरी होंगी। फिर है, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। ठीक है, मर्सीफुल यानी रहमदिल। ठीक है, यानी जो रहम दिल है उनके साथ रहमी से पेश आया जाएगा। ठीक है, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड, यानी वो लोग भी धन्य है जिनका दिल बहुत ही प्योर है, मतलब खालिस है, शुद्ध है। ठीक है, क्योंकि वो गॉड को देख सकते हैं। फिर आगे है, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड, यानी वो लोग भी धन्य हैं, ब्लेस्ड हैं, जो कि मतलब सुकून वाला माहौल क्रिएट करने के लिए, यानी जो शांति वाला माहौल क्रिएट करने में योगदान दे रहे हैं, जो पीस मेकर हैं। ठीक है, और वो मतलब गॉड के बेटे की तरह हैं, दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड। ओके, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6, क्रिस्ट टीचिंग्स अपील टू ऑर्डिनरी पीपल एंड स्प्रेड थ्रू वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, यानी इनकी जो टीचिंग्स थी सॉरी क्रिस्ट की की जो टीचिंग्स थी वो आम इंसान को भी समझ में आने लगी, और ये जो है वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भी फैलना शुरू हो गया। द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर केम फ्रॉम वेस्ट एशिया टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद इन 100 years ऑफ क्रिस्ट डेथ, यानी जो पहला क्रिश्चियन प्रीचर्स है, प्रीचर्स हम लोग यूज करते हैं जो किसी खास मजहब से बिलोंग करता है, किसी पर्टिकुलर मजहब से बिलोंग करता है, और वो उसकी टीचिंग्स लोगों को बताता है। ठीक है, उसको प्रीचर्स कहते हैं। तो क्रिश्चियन प्रीचर, जो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर जो यहाँ पे आया था ना वेस्ट एशिया से, ठीक है, वेस्ट कोस्ट की तरफ आया था, सब कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट की तरफ आया था। तो वो कब आया था? जीसस क्रिस्ट का जब डेथ हुआ था उसके 100 साल के अंदर ही, विद इन 100 years ऑफ क्रिस्ट डेथ। अच्छा, अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, द क्रिश्चियंस ऑफ केरला। केरला के जो क्रिश्चियंस है ना, ठीक है, आप अगर केरला जाएंगे तो कहा जाता है कि मतलब वहाँ पर घरों से ज़्यादा मतलब चर्च है, मतलब ऐसा कहा जाता है। तो मतलब ये है कि वहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्रिश्चियंस हैं, और वो सीरियन क्रिश्चियंस कहलाते हैं, क्योंकि दे प्रोबेबली केम फ्रॉम वेस्ट एशिया आर अमंगस्ट द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरानी जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ है, क्रिश्चियन जो कौम है, वो उनमें से हैं। ठीक है, उनको सीरियन क्रिश्चियंस कहा जाता है, जो कि केरला के क्रिश्चियंस हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोगों ने इसी टॉपिक के, इसी पॉइंट के साथ ये क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 फिनिश कर लिया है पूरी तरह से। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और ये उसका उसी चैप्टर 9 का पार्ट 2 था। तो ठीक है, ये फिनिश हो गया है। तो अब हम लोग मिलते हैं क्लास 6 NCERT हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 के साथ। ओके, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद,